गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 6 में लास्ट टॉपिक एल्सवेयर में एथेंस और ग्रीस के बारे में। बच्चों, यूरोप में एक देश है ग्रीस नाम का और वहाँ की कैपिटल है एथेंस। तो उस देश की हम बात करने जा रहे हैं कि आज से लगभग 2500 साल पहले उस एथेंस शहर के लोगों ने एक नई तरह की गवर्नमेंट की शुरुआत की। यानी कि ग्रीस में जो एथेंस है, जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ के लोगों ने एक नई तरह की गवर्नमेंट को स्टार्ट किया और उसे नाम दिया गया डेमोक्रेसी। About 2000 years ago, people of Athens set up a new form of government called डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है। डेमो वर्ड आया है डेमोस से, और डेमोस वर्ड का मतलब होता है आम जनता, और क्रेसी वर्ड का मतलब होता है रूल, यानी कि जनता का शासन ही डेमोक्रेसी कहलाता है। क्लियर? अब खास बात क्या थी, यानी कि फुल अभी जो हमारे देश में इंडिया में डेमोक्रेसी है उस तरह की तो डेमोक्रेसी नहीं थी कंप्लीट, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी इसे कहा गया या कहा जा सकता है। अब क्या इंपॉर्टेंट बातें थी वहाँ की डेमोक्रेसी में, यानी कि एथेंस में जो नई सरकार स्टार्ट हुई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसकी खास बात क्या थी? पहली बात, ऑल फ्री मैन about 30 years of age are recognized as full citizens। अब फ्री मैन का मतलब क्या है? इस फ्री मैन शब्द को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप उस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एथेंस में या ग्रीस में जितने भी लोग रहते थे उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सबसे ऊपर जो थोड़े बहुत लोग थे उन्हें कहा गया था रूलर्स, यानी कि जो राजा लोग थे, राज परिवार के जो लोग थे। एक सेगमेंट, एक वर्ग उनका था। दूसरे जो कॉमन लोग थे, यानी कि जो आम जनता थी, एक वो। तीसरे जो स्लेव्स थे, जो सर्वेंट्स की कैटेगरी में आते थे। तो सर्वेंट्स या स्लेव्स को किसी भी तरह के राइट थे नहीं, और कॉमन लोग जो थे वो न तो स्लेव्स की कैटेगरी में आते थे, न ही वो रूलर्स की कैटेगरी में आते थे। तो इन्हीं कॉमन लोगों को कहा गया बेटा फ्री मैन। तो ऐसे कॉमन लोग जो न स्लेव्स हैं न रूलर्स हैं, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है फ्री मैन। समझ में आया ये वर्ड फ्री मैन? अब ये फ्री मैन यानी कि वो कॉमन लोग भी कौन से, उनके ऊपर भी शर्त लगाई गई, और वो कंडीशन क्या है? अबाउट 30 years of age, यानी कि ऐसे कॉमन लोग जिन्हें फ्री मैन कहा गया और जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, उन्हें ही एथेंस में क्या समझा जाएगा? फुल सिटीजन, यानी कि उन्हें ही एथेंस का नागरिक समझा जाएगा। ये खास बात थी वहां की डेमोक्रेसी। अब ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर एथेंस में शुरुआत की गई, ये लगभग 200 साल तक चली बेटा वहाँ पर एथेंस में। इट कंटिन्यूज फॉर अराउंड 200 years। और ये जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, अब गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है कि सरकार कैसे चलेगी, क्या काम होगा, किस तरह से काम किया जाएगा, इस सारी चीजों का निर्णय एक असेंबली में लिया जाता था, एक सभा में लिया जाता था। और ये जो असेंबली है
इसकी मीटिंग साल में कम से कम यानी कि एटलीस्ट 40 टाइम्स बुलाई जाती थी। यानी कि ये जो साल भर में इस असेंबली की मीटिंग को कम से कम 40 बार आमंत्रित किया जाता था, इनवाइट किया जाता था, जिसमें ये जितने भी सिटीजन्स थे यानी कि ये जो फ्री मैन है और जो 30 साल के ऊपर हैं, इन सभी लोगों को इनवाइट किया जाता था उस असेंबली को अटेंड करने के लिए, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, वो डिस्कस किए जाए, यानी कि आपस में चर्चा की जाए और कैसे काम करना है ये डिसाइड किया जाए। क्लियर बच्चों? इसलिए कहा गया है कि इन असेंबलीज में ऑल सिटीजन्स अटेंडेड दिस मीटिंग। और अब सरकार चलाने के लिए कोई व्यक्ति होगा, कोई पोजीशन होगी, कोई डेजिग्नेशन होगा, यानी कि कोई पद तो होगा, कोई डेजिग्नेशन तो होगा जिस पर कोई व्यक्ति बैठेगा। तो वहां पर कौन बैठेगा, उस पोजीशन को कौन लेगा? उसके लिए ये जितने भी कॉमन मैन थे यानी कि जो फ्री मैन थे 30 इयर्स की एज के, ये जो भी उस पोजीशन पर काम करना चाहता था, उस गवर्नमेंट की पोजीशन पर काम करना चाहता था, वो अपना नाम लिखकर स्लिप में दे देता था। और जितने भी सिटीजन्स के नाम उस पोजीशन के लिए आते थे, उन सभी की स्लिप्स को एक बॉक्स में भर दिया जाता था और फिर उस बॉक्स में से एक व्यक्ति के नाम की स्लिप निकाली जाती थी। उस स्लिप में जिस पर्सन का नाम आता था, उस पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता था उस डेजिग्नेशन पर, सरकारी पद पर काम करने के लिए। यानी कि लॉटरी सिस्टम से गवर्नमेंट पोजीशंस को डिसाइड किया जाता था। हम समझाना ये चाहते हैं। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में? अगली बात क्या है? सिटीजन्स सर्व इन आर्मी एंड नेवी। यानी कि ये जो फ्री मैन थे, जो जिन्हें एथेंस का नागरिक समझा गया, सिटीजन समझा गया, इनसे ये आशा या उम्मीद की जाती थी कि वह देश की सेना में यानी कि आर्मी में काम करेंगे, या नेवी जिसे जल सेना भी कहा जाता है उसमें भी काम करेंगे। क्योंकि ग्रीस ऐसा देश है जो आसपास पानी से घिरा हुआ है, समुद्र है आसपास, इसलिए नेवी का होना बहुत ज़रूरी था। तो उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वही लोग सिटीजन्स आर्मी और नेवी में भी अपने देश की सेवा करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात क्या है? फॉरेनर्स एंड स्लेव्स आर नॉट कंसीडर्ड एज सिटीजन्स। एथेंस में जो फॉरेनर्स थे, अब फॉरेनर्स कौन है ना? अब फॉरेनर्स एथेंस में वो लोग थे जो कि मर्चेंट्स थे। मर्चेंट्स शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? ट्रेडर्स। ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी, जो सामानों को दूसरी जगह से बेचने के लिए एथेंस में लाते थे और एथेंस के सामान को दूसरी जगह पर ले जाकर बेचते थे, उन्हें मर्चेंट्स कहा गया है और उन्हें ही एथेंस में फॉरेनर्स माना जाता था। यानी कि ये व्यापारी कहीं और से आकर एथेंस में रहते भी थे और काम भी करते थे, उन्हें फॉरेनर्स कहा गया है। तो ऐसे फॉरेनर्स यानी कि वो मर्चेंट्स, साथ साथ जो स्लेव्स हैं यानी कि जो इस थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, जो सर्वेंट्स हैं, जो फ्री मैन नहीं है, जो कॉमन मैन नहीं है, इन दोनों को सिटीजन नहीं माना गया। यानी कि इन्हें किसी भी तरह की मीटिंग अटेंड करने के लिए इनविटेशन नहीं दिया जाता था, इन्हें किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन पर नहीं रखा जाता था। जो स्लेव्स होते थे वहाँ पर, यानी कि जो थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं स्लेव्स, ये लोग या तो घरों में काम करते थे, या जो भी कोल माइंस या आयरन और की जो माइंस, लोहे की खदान जो होती थी या कोयले की खदान, इनमें काम किया करते थे, या अलग अलग वर्कशॉप्स में काम किया करते थे। तो इनका नंबर सबसे ज़्यादा था बेटा, सबसे ज़्यादा स्लेव्स की संख्या थी, उससे कम थी कॉमन मैन की और सबसे कम थी रूलर्स की। तो जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है उन्हें ही सिटीजन नहीं माना गया एथेंस में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन फिर भी इतने हजारों साल पहले एक इतनी बुद्धिमानी वाला निर्णय लिया गया एथेंस में, ये बहुत ही अचीवमेंट रहा है ग्रीस के लिए। तो
ये भी एक काफ़ी काबिल तारीफ बात रही है एथेंस की, इसलिए इसे एल्सवेयर सेक्शन में समझाया गया है। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 6 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।